Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shilpi Agrawal. Today we will discuss टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आज हम टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे जो हमारी क्लासिकल थ्योरी का ही पार्ट है। क्लासिकल थ्योरी में मैंने आपको टू अप्रोच बताई थी, एक तो टेलर की साइंटिफिक अप्रोच एंड दूसरी हमने मैनेजमेंट थ्योरी बताई थी आपको फ्यूल की, हेनरी फ्यूल की। आज हम अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे। देखिए, scientific management refers to an important stream of one of the earlier school of thought of management referred such as classical school। तो scientific management जो है आपकी एक important थॉट है किसकी? क्लासिकल स्कूल की। द अदर टू मेन स्ट्रीम बिलोंगिंग टू द क्लासिकल स्कूल आर फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वीवर ब्यूरोक्रेसी। तो और आपकी जो क्लासिकल थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल थ्योरी में जो अदर आती हैं वो आती हैं हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वीवर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। वी विल नॉट बी डिस्क्राइबिंग ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। यहाँ पर हम ब्यूरोक्रेसी थ्योरी हमारी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। एंड हेनरी फ्योल किम ने भी 14 प्रिंसिपल दिए हैं, वो भी हम इस नेक्स्ट वीडियो में अपने में कवर करेंगे। ठीक है, आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो जिनका बॉर्न हुए थे 20 मार्च 1856 को एंड इनकी डेथ हुई थी 21 मार्च 1915 को, was earlier an American mechanical engineer। ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। who sought to improve industrial efficiency। इन्होंने इंडस्ट्रियल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात की थी। इन्होंने वर्कर्स किस तरीके से एफिशिएंट वे में वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं बाय मिनिमम वेस्टेज, वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए एंड आउटपुट मैक्सिमम जनरेट होना चाहिए। In 1874, he became an apprentice mechanist and learning the conditions, factory conditions at the grassroots level। इसके बाद इन्होंने 1874 में ये अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बने और वहां पे इन्होंने फैक्ट्री की कंडीशन को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से देखा, यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से होकर इन्होंने फैक्ट्री की कंडीशंस को देखा। ही अर्न ए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में एक डिग्री ली। ही वाज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ द एफिशिएंसी मूवमेंट एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल इन रीशेपिंग द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन। इन्होंने फैक्ट्री के सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम को रीशेप करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। एंड यू विल अप्रिशिएट ही बिलोंग टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एरा से बिलोंग करते हैं बाय मास प्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मास लेवल पर किया था। यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट दैट एवरी न्यू डेवलपमेंट टेक सम टाइम टू बी परफेक्ट। आप सभी जानते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट हमें गेन करना है तो कुछ टाइम उसमें लगता है। तो फ्यूल टेलर कंट्रीब्यूशन मस्ट बी सीन इन द लाइट ऑफ एफर्ट टू मेक टू परफेक्ट द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। सेम तरीके से हम टेलर के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। टेलर का कंट्रीब्यूशन बताता है कि कैसे उनके एफर्ट्स ने फैक्ट्री सिस्टम को एफिशिएंट कर दिया, परफेक्ट कर दिया। टेलर थॉट दैट बाय सिग्निफिकेंटली एनालाइजिंग वर्क, अगर वो वर्क को एनालाइज करते हैं तो कोई ना कोई आपके पास बेस्ट वे होगा उस काम को करने का। ही इज मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडी। हम सबसे ज्यादा उन्हें रिमेम्बर करेंगे उनकी टाइम एंड मोशन स्टडी को। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी टेक्निक्स में। वी वुड ब्रेक ए जॉब इनटू कंपोनेंट पार्ट। उन्होंने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया एंड मेजर ईच ऑफ द सेकंड, और हर एक सेकंड को मेजर किया कि इस सेकंड में कितने टाइम में एक कोई काम कंप्लीट हो रहा है। एवरी सेकंड कि क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, सब कुछ उन्होंने स्टडी किया कि अगर पेन उठा रहे हैं तो पेन उठाने में कितना मूवमेंट हो रहा है, कितनी देर में वो पेन उठाया जा रहा है। सेम इसी तरीके से उन्होंने एक एक एवरी कंपोनेंट,
हर सेकंड को उन्होंने मेजर करा। Taylor believed that the contemporary management was amateur and should be studied as a discipline. तो हम अगर मैनेजमेंट को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसे स्टडी करें एज आ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की तरह स्टडी करें। We also wanted workers should cooperate with the management and there should be no need of the trade union. उन्होंने कहा कि वर्कर को मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए और यहाँ पर ट्रेड यूनियन बनाने की कोई भी नीड नहीं है। हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों को। तो वर्कर्स को कोऑपरेट करना चाहिए मैनेजमेंट के साथ और उन्हें अपने लिए ट्रेड यूनियन बनाने की नीड नहीं है। द बेस्ट रिजल्ट कम फ्रॉम द पार्टनरशिप विद ए ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड ए कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कर। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, तो देन इसमें दो के बीच में पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप होना चाहिए। ए ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड ए कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स। ईच साइड नीडेड द अदर। ऐसा नहीं है कि एक साइड से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। नो, दोनों को ही डेवलपमेंट के लिए दोनों की ही इक्विवेलेंट नीड है। He is known for the coinage of the term scientific management. In the article Principle of Management published in the 1911, after being fired from the Bethlehem Steel Company, he wrote a book shop floor which sold well. देखो, उन्हें कॉइनेज कहा गया, किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन लेकर आए? साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आए हेनरी वो F.W. टेलर। एंड इनका इन हिज आर्टिकल, उनका आर्टिकल कौन सा था? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिश्ड इन 1911। इनका जो आर्टिकल था वो पब्लिश हुआ था 1911 में। आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम द ब्रेथलेहम स्टील कंपनी, इन्हें स्टील कंपनी से, ब्रेथलेहम स्टील कंपनी से इन्हें निकाल दिया गया था, फायर कर दिया था। तो इन्होंने अपनी एक बुक रोट करी, दैट इज शॉप फ्लोर, जो बहुत ज्यादा सोल्ड हुई। He was selected to the president of the American Society to the Mechanical Engineer from 1906 to 1907। फिर उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया अमेरिकन सोसाइटी का ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर का। He was a professor at the Tuck School of the Business at Dartmouth College founded in 1900। उससे पहले वो प्रोफेसर भी रहे थे और स्कूल में, टक स्कूल उनके स्कूल का नाम था, टक स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, कहां पर था ये? एट डार्थमाउथ कॉलेज फाउंडेड इन 1900। In 1884, he became an executive at the Midway Steel Company। 1884 में वो एग्जीक्यूटिव, उन्होंने मिडवेल कंपनी को ज्वाइन किया बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज लीडरशिप एबिलिटी। और यहाँ पर इन्होंने अपनी लीडरशिप की एबिलिटी शो कराई। मिडवेल स्टील कंपनी में ये एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर इन्होंने जॉब ज्वाइन करी एंड देन इन्होंने यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक्स, अपने सारे प्रिंसिपल को फॉलो किया। ही इंस्ट्रक्टेड हिज फेलो वर्कर्स टू वर्क इन अ फेजिज। उन्होंने कहा, अपने वर्कर्स को कहा कि फेजिज में वर्क कीजिए। ही ज्वाइन द ब्रेथलेहम आयरन स्टील कंपनी इन 1898। इन्होंने जो ब्रेथलेहम आयरन कंपनी ज्वाइन की थी वो करी थी 1898, which which later became Bethlehem Steel Company। बाद में यही आयरन कंपनी स्टील कंपनी के नेम से जानी गई। He was originally employed to introduce पीस रेट बेस्ड सिस्टम। बाद में इन्होंने रेट बेस्ड सिस्टम भी डेवलप किया, जैसे हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। After setting the base system, he was given authority and more responsibility in the company। जब ये पीस बेस्ड सिस्टम लेकर आए तो उसके बाद इन्हें और अथॉरिटी दे दी गई और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कंपनी में। यूजिंग हिज न्यू फाउंड रिसोर्स, ही इंक्रीज द स्टाफ। जब इन्हें रिसोर्सेज इनके इंक्रीज हुए तो इन्होंने स्टाफ और ज्यादा रिक्वायर और ज्यादा भर्ती कर लिया। एंड मेड हिम ब्रेथ एंड मेड बेथलेहम ए शो प्लेस
for inventive work. And unfortunately the company was sold to the another group. बाद में ये कंपनी सोल्ड हो गई अनदर ग्रुप में, एंड ही वॉज डिस्चार्ज, और उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। इन 1910 हिज हेल्थ स्टार्टेड टू फॉल, बाद में उनकी हेल्थ जो है गिरने लगी, एंड ही डाइड इन 1950, और 1950 में उनकी न्यूमोनिया के कारण डेथ हो गई। He is synomic A synoptic view of contribution can be had from the accompanying box on the next page। अब आगे का जो हम उनका कंट्रीब्यूशन है वो हम इन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो अब हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वो तो हमने कुछ हेनरी फरोल के बारे में, वो सॉरी F.W. टेलर के बारे में पढ़ा था। अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है अपने यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, इन द अर्लियर डेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। In the absence of the established theory of the फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की कोई थ्योरी नहीं थी। फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की कोई थ्योरी नहीं थी, तो फैक्ट्री के मैनेजर जो थे वो रिलाइड करते थे पर्सनल जजमेंट पर। वो ये सोचते थे कि जो भी उनका डिसीजन है, जो भी वो सोचते हैं, दैट इज अगर कोई प्रॉब्लम से समझने, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी, देन वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते थे। तो हमारे पास कोई फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, कोई थ्योरी नहीं थी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की। फैक्ट्री ओनर्स और मैनेजर रियलाइज ऑन द पर्सनल जजमेंट। जो फैक्ट्री के ओनर थे वो रिलाइड करते थे पर्सनल जजमेंट पर। इन अटेंडिंग द प्रॉब्लम they confronted in the course of managing their work। तो जो भी वो वर्क करते थे उसमें कोई प्रॉब्लम फेस होती थी, तो वो पर्सनल जजमेंट पे बिलीव करते थे। That is this is what is referred to as a rule of thumb, जिसे हमने कहा रूल ऑफ थंब, क्योंकि वो पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड थी। मैनेजिंग फैक्ट्री बाय रूल ऑफ थंब enabled them to handle the situation as they arose, but suffered from the limitation of the trial and error approach। अब अगर वो रूल ऑफ थंब से प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, देन वो हैंडल तो कर लेते थे सिचुएशन को, लेकिन बार बार एक ही चीज को अप्लाई करना कि अरे ये वाला हमने मेथड अप्लाई किया, नहीं हुआ, कोई नहीं, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, कोई नहीं, दूसरा नहीं तो दूसरा भी फेल हो गया, कोई नहीं, तीसरा अप्लाई करते हैं। तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड की वजह से ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। फॉर देयर एक्सपीरियंस टू बी इम्यूलेटेड, इट वाज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट वर्कर्स एंड व्हाई डज इट वर्क। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी था कि काम क्या है और कैसे ये काम होगा, व्हाई डज इट वर्क। ठीक है। फॉर देयर वाज there was a need to follow an approach which was based on the method of scientific defining a problem, developing alternative solution, and anticipating consequence and major progress, and drawing conclusion। तो हमारे पास एक अप्रोच लेनी जरूरी थी जो साइंटिफिक मेथड पर बेस हो, जो साइंटिफिक मेथड पर किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करे। इसके अलावा डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उसके डिफरेंट तरीके के अलग अलग सॉल्यूशन हो। जैसे मैथ में आप सेम क्वेश्चन कई मेथड से कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से उसके अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग सॉल्यूशन हो। इसके अलावा एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंस, उसके रिजल्ट क्या निकल कर आएंगे, एंड मेजरिंग प्रोग्रेस, हमने प्रोग्रेस कितनी करी इसे मेजरिंग करना, एंड ड्राइंग कंक्लूजन, और लास्ट में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। तो एक ऐसी अप्रोच की नीड थी जो प्रॉब्लम को डिफाइन करे, उसके डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन बताए, उसके रिजल्ट को, कॉन्सिक्वेंस को एंटिसिपेट करे, एंड मेजर प्रोग्रेस और ड्राइंग कंक्लूजन, इसके अलावा कंक्लूजन ड्रॉ करे। In this scenario, Taylor emerged a father of the scientific management. So Taylor is also known as father of scientific management। He proposed scientific management as opposed to the rule of thumb। तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लाए यहाँ पे, अपोज टू द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब जो मैनेजर सोचते थे, कि मैनेजर को ऐसा लगता था कि आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो ये काम हो जाएगा, तो
उन्होंने कहा एवरी एस्पेक्ट में आप साइंस यूज कीजिए, नॉट रूल ऑफ थंब। He broke a human activity into small parts. उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटी को अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया एंड फाइंड आउट ही कुड बी डन इफेक्टिवली। और उन्होंने ऐसा मेथड निकाला जिससे काम इजीली हो पाए इन लेस टाइम विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, का टाइम कम से कम यूज हो और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम इंक्रीज हो। ही implies conducting business activity according to the standardized tool। उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी को स्टैंडर्डाइज टूल से करने की बात कही गई है, मेथड से करने की बात कही गई है। एंड टेन पर्सोनल, और जो हमारे एम्प्लॉय हो वो ट्रेंड हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, ताकि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो पाए। इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, ताकि हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव हो। एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्टेज, और वेस्टेज एंड कॉस्ट दोनों ही कम से कम हो। इन अदर वर्ड्स ऑफ फ्योर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा गया है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, कि पहले आप ये देखिए कि क्या आप करना चाहते हैं, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और ये देखना कि वो काम जो हो आपका बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में हो। द The Bethel and Steel Company, where Taylor himself worked, achieved threefold increase in the productivity by application of the scientific management। तो Bethel and Steel Company में जो टेलर हैं, टेलर ने खुद अचीव किया थ्री फोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थ्री फोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देयर इट वुड बी ऑर्डर टू डिस्कस थ्री दीज प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पर वो प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो FW टेलर ने हमें दिए हैं। देखिए, पहला प्रिंसिपल आपका कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इन्होंने कहा हर एस्पेक्ट में साइंस यूज कीजिए, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब यूज मत कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज मत कीजिए कि आपको ऐसा लगता था तो आपने ये काम इस तरीके से किया, नहीं, हर एस्पेक्ट में साइंस यूज कीजिए। Taylor pioneered the introduction of the method of scientific inquiry into the domain of management practice। तो टेलर ही पहले थे जिन्होंने मैनेजमेंट प्रैक्टिस में साइंटिफिक मेथड का यूज किया। We have already referred to the limitations of the rule of thumb approach of the management। हम पहले ही इसकी लिमिटेशंस पढ़ चुके हैं। क्या बताई थी मैंने आपको लिमिटेशन? हिट एंड ट्रायल मेथड, as different manager would follow their इंडिजीनियस रूल ऑफ थंब। तो डिफरेंट मैनेजर जो थे पहले अपने इंडिजीनियस रूल ऑफ थंब यूज करते थे। इट इज बट अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्वियस दैट ऑल वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव। तो इक्वली सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते हैं। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली द वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, कि यहाँ पे सिर्फ ओनली एक ही मेथड होता है जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। This method can be developed through study and analysis। इस मेथड को ओनली हम स्टडी एंड एनालिसिस से डेवलप कर सकते हैं। दिस मेथड फॉर डेवलप शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। ये जो मेथड है ये सब्स्टिट्यूट कर देगा रूल ऑफ थंब को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी, एंड यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थ्रू वर्क स्टडी एंड यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड। उन्होंने वर्क स्टडी से स्टडी करी और उसके बाद सारी की सारी बेस्ट प्रैक्टिस को यूनिफाई कर दिया एंड डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड, और एक स्टैंडर्ड मेथड फॉलो डेवलप किया दैट वुड बी फॉलो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाना था। अकॉर्डिंग टू टेलर इवन ए स्मॉल प्रोडक्शन लाइक एक्टिविटी लोडिंग पिन ऑफ आयरन इनटू बॉक्स कार कैन बी सिग्निफिकेंटली प्लान्ड एंड मैनेज। उन्होंने कहा अगर आपको छोटी सी एक्टिविटी भी करनी है, अगर आपको पिक कोई लोड आयरन जो पिक्स हैं उनकी पिक्स ऑफ आयरन है आपके पास, अगर उन्हें आप पे लोडिंग ही करनी है तो उसे भी आप साइंटिफिकली प्लान करें और मैनेज करें। दिस रिजल्ट इज ट्रीमेंडस सेविंग ऑफ
human energy as well as wastage of time and minerals। तो इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट निकल कर आएंगे, ह्यूमन एनर्जी बहुत ज्यादा सेव होगी और वेस्टेज टाइम की और मटेरियल की दोनों की कम से कम होगी। द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस इज ग्रेटर वुड बी सेविंग। जितनी आप अच्छी इस तरीके के मेथड को यूज करेंगे उतनी ही आपकी सेविंग ज्यादा इंक्रीज होगी। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्रॉट about dramatic improvement in the internal efficiency and customer satisfaction। जो प्रेजेंट सिनेरियो में इसने कहा, इंटरनेट ने तो बहुत ही ज्यादा चेंज किया है इंटरनल, improving in internal efficiency and customer satisfaction। कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह करने में इंटरनेट ने बहुत ज्यादा अपना यूज किया है। चलिए अब अपने सेकंड प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। सेकंड कहता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। पहले बेटा ऐसे ही समझ लीजिए हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या होता है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टू ग्रुप्स होते हैं, एक मैनेजर ग्रुप और एक लेबर ग्रुप, वर्कर्स ग्रुप। तो मैनेजर ये सोचता है कि ये जो वर्कर्स हैं हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं और हम इन्हें सैलरी पे करते हैं और ये हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ ये सैलरी देते हैं। साथ में जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स ये सोचता है कि हम ओवर बर्डन है, हमारे ऊपर काम ज्यादा होता है एंड साथ में हमें लो पेड है, हमें कम पेड किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि दोनों के दोनों की पूरी थिंकिंग को चेंज कर लें। यहाँ पे कंप्लीट रिवॉल्यूशन लाना है उनकी थिंकिंग में। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। हार्मोनी नोटिस factory system of the production implied that managers serve a link between the owner and the worker। तो मैनेजर जो है वो लिंक का काम करता है किसके बीच में, ओनर और वर्कर के बीच में। सिंस मैनेजर हैड मैंडेट टू वर्क डन फ्रॉम द वर्कर, मैनेजर को किससे काम करवाना है, वर्कर से। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर क्लास कंफ्लिक्ट होती है। द मैनेजर वर्सेस वर्कर, मैनेजर वर्सेस वर्कर। टेलर रिकॉग्नाइज दिस कंफ्लिक्ट, टेलर ने इस कंफ्लिक्ट को पहचाना एंड कंफ्लिक्ट को पहचाना एंड हेल्प नन द वर्कर एंड द मैनेजर और द फैक्ट्री ओनर। और उसने किसी की भी हेल्प नहीं करी, ना तो वर्कर की, ना मैनेजर की, ना फैक्ट्री के ओनर की। He emphasized that there should be complete harmony between the management and the worker। इन दोनों के बीच में कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट के बीच में भी और वर्कर के बीच में भी। बोथ should realize that each one is important। दोनों को समझना होगा कि दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। टू अचीव दिस स्टेट टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन। तो टेलर ने यहाँ पे कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन करने की बात कही गई है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर, जिससे कंप्लीट सोच बदल दें मैनेजमेंट भी और वर्कर भी। इट मींस मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, दोनों को अपनी थिंकिंग में चेंज लाना चाहिए। इन सच आ सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियन विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग स्ट्राइक। तो ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक पर जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी, और मैनेजर को भी चाहिए कि जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें किसी ईयर में प्रॉफिट हुआ है तो उन्हें प्रॉफिट में से शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इफ एनी विद द वर्कर। एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड, वर्कर को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, और कंपनी के अच्छे के लिए काम करना चाहिए। बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली, दोनों को फैमिली का पार्ट बनकर रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर its foundation the firm conviction that two interests of the two are one and the same, that the prosperity for the employer cannot exist a long time unless it is accompanied by the prosperity for the employee and vice versa। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ तभी डेवलप हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय के बिना कुछ भी नहीं है,
और एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर के बिना प्रॉस्पेरिटी नहीं पा सकते। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जापानीज वर्क कल्चर इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन का जापानी जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज्यादा इसका एग्जाम्पल है। लाइक इन जापानी कंपनी में क्या करते हैं, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस। यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक स्टाइल होती है मैनेजमेंट की, लाइक पिता के समान। जैसे पिता अपने बच्चों की केयर करता है, वैसे ही मैनेजर अपने वर्कर की केयर करता है। देयर इज अ कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। यहाँ पे कंप्लीट ओपननेस होती है, जैसे फादर और बच्चों के बीच में होती है, चिल्ड्रंस के बीच में होती है, सेम यहाँ पे भी कंप्लीट ओपननेस होती है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। इफ इट ऑल वर्कर, यहाँ पर वर्कर्स स्ट्राइक पर नहीं, स्ट्राइक पर अगर उन्हें जाना होता है तो दे बियर ए ब्लैक बेज, तो वो हाथ में ब्लैक बेज पहन लेते हैं, बट वर्क फॉर मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर टू गेन द सिंपैथी ऑफ द वर्कर। और वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम के लिए वर्क करते हैं ताकि उन्हें मैनेजमेंट की सिंपैथी मिले, और ब्लैक बेज पहन लेते हैं हाथ में, और नॉर्मल टाइम से ज्यादा वो वर्क टाइम करते हैं। और स्ट्राइक पे ऐसा नहीं है कि काम करना छोड़ देते हैं, तो ये उनका स्टाइल है जिससे मैनेजमेंट भी समझ जाता है, और मैनेजमेंट भी उनके डिसीजन, उनके फिर उनकी बात समझकर और मैनेज अपने एम्प्लॉय के फेवर में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअली। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअली आपका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। वहां पे भी हमने हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी मैनेजमेंट और वर्कर्स के एक साथ वर्क करने के बारे में बात कही गई थी। सेम इसी तरीके से ये इसी का ही एक्सटेंशन है। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि कोऑपरेशन होना चाहिए लेबर एंड मैनेजमेंट के बीच में। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये एक्सटेंशन है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। The complete competition should be replaced by cooperation। हमें competition नहीं करना, हमें cooperation करनी है। Both should realize they need each other। दोनों को ये realize करना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। Management should not close its ear to any constructive suggestion made by the employee। Manager को इस suggestion में participate करवाना चाहिए। They should be rewarded, दे शुड बी रिवॉर्डेड देयर सजेशन। अगर वर्कर्स ने कोई अच्छा सजेशन दिया है तो ऐसे में उन्हें रिवॉर्ड देने चाहिए, एंड विच रिजल्ट इन सब्स्टिट्यूशन रिडक्शन इट कॉस्ट, जिससे कॉस्ट कम से कम आए। दे शुड बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, वो पार्ट होने चाहिए मैनेजमेंट का। इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन, अगर कुछ हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं मैनेजमेंट को, तो ऐसे में वर्कर्स को भी वो उसमें पार्टिसिपेट करवाएं, और अगर वो अच्छा सजेशन देते हैं, गुड सजेशन देते हैं, तो देन उन्हें रिवॉर्ड भी दें। वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, और वर्कर्स कॉन्फिडेंस में रहे। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड डिस्टेड फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक, और साथ में वर्कर्स भी स्ट्राइक पर नहीं जाने चाहिए। एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड ऑन द मैनेजमेंट, और वर्कर्स को भी मैनेजमेंट से अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए। इफ देयर विल बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड दे एंड गुडविल will be no need for even a union trade। और यहाँ पर कोई भी यूनियन ट्रेड बनाने की नीड नहीं है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बेयर बाय द एम्प्लॉयर टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द एम्प्लॉय। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल होना चाहिए, पिता की तरह वाला स्टाइल होना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की टेक केयर करे, उनकी नीड की टेक केयर करे, एंड वुड प्रिवेल इन केस ऑफ जापानीज company। According to the tailor, there should be almost equal division of the work and responsibility between the worker and management। यहाँ पर टेलर ने कहा है कि इक्वल डिवीजन होना चाहिए वर्क का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ऑल डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क almost side by side with the workers, helping and encouraging the smoothing way for them। और उन्हें encourage करे
और हमारा जो काम है वो साइड बाय साइड इजीली चलता रहे वर्कर्स की हेल्प से। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल और रह गया development of each person to their greatest efficiency and prosperity। तो इंडस्ट्रियल की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंडस्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड करती है वर्कर्स की एफिशिएंसी पर। अगर हमारे वर्कर्स एफिशिएंट होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, तो ऐसे में इंडस्ट्री भी डेवलप करेगी। तो एज मच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर द वर्कर डेवलपमेंट। तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स के डेवलपमेंट की बात कही गई है। वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए। वर्कर ट्रेनिंग वॉज एसेंशियल ऑल्सो टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप्ड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। तो वर्कर्स की ट्रेनिंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे जिससे वो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और वो बेस्ट मेथड यूज कर पाएंगे किसी भी काम को करने का। टेलर वॉज ऑफ द व्यू that the concern for efficiency could be built in the right from the progress process of employee selection। और टेलर ने कहा कि एफिशिएंसी जो बिल्ट होती है, एफिशिएंसी अगर आपको वर्कर्स का डेवलपमेंट करना है तो ये स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द एम्प्लॉय सिलेक्शन। एम्प्लॉय के सिलेक्शन से। जब आप एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर रहे हैं तब आप देख के कीजिए, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। पर्सन को जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसे पूरा साइंटिफिक सिलेक्ट कीजिए। देन वर्क असाइन अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। और जब आप उसे वर्क असाइन कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। एफिशिएंट वर्कर वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। जो एफिशिएंट वर्कर होंगे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और मोर अर्न कर सकते हैं। दिस विल एंश्योर द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनी एंड द वर्कर। जिससे दोनों की ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी होगी, दोनों को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, चाहे वो कंपनी हो या वर्कर हो। तो अब हमने इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इस वीडियो में यहाँ पे फिनिश किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी टेलर्स की टेक्निक यूज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।